नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक कंपनी जिसका नाम है मोनार्च। बेसिकली ये कंपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देता है और ये कह सकते हैं कि इंडिया से ग्लोबली कामकाज करती है। कहती है इसकी वेबसाइट्स पर जब देखते हैं तो कहती है जो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करो, कहती है इन्वेस्ट इन द यूएस इक्विटी, कहती है गूगल में, वॉलमार्ट में, फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल्स, नेटफ्लिक्स, इसमें कहती है एक वेबसाइट्स पे ऐसा देखने को मिलती है, कहती है स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी नाइक। तो आखिर क्या है इस कंपनी को लेकर के, आखिर इस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है इंडिया के अंदर भी, तो ये कंपनी किस हिसाब से परफॉर्मेंस करती नजर आती है उस पर आज थोड़ा सा ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे विदाउट कोई रिकमेंडेशन को लेकर के। चलिए, जहाँ पे देखा गया कंपनी का, जो कंपनी करीब एक महीने में करीब 17% की जंप करती है, 6 महीने में करीब देखा गया 8% की जंप है, और इसने एक साल में देखा गया करीब 100% की नियर अबाउट पहुंच चुका है जंप के मामले में। और 5 साल के डेटा देखा जाए तो कहती है 2324% के आसपास की इनक्रेडिबल जंप देखने को मिली है। क्या जो जंप है ये स्टॉक प्राइस को लेकर के, क्या सेम इसका जो बिजनेस मॉडल है वो भी इसी हिसाब से जंप करती नजर आती है कि नहीं आती है? जहाँ पे हम इसकी रिकंसिलेशन करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, और बाकी बहुत कुछ है। चलिए समझते हैं मोनार्च नेटवर्क कैपिटल लिमिटेड के बारे में। तो जो इस किसी भी स्टॉक को समझने के लिए तीन एस्पेक्ट की जरूरत होता है। सबसे पहले किसी का फंडामेंटल, और हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं फंडामेंटल के ऊपर, क्योंकि फंडामेंटल एक बेस होता है किसको लेकर के, किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल को। और स्टॉक का एक बेस कह सकते हैं। यदि एक्चुअल में कुछ है तो वो कहाँ से डिपेंडेंसी करती है, बिजनेस से डिपेंडेंसी करती है। तो देखा जाए तो कंपनी के बारे में कहती है तो मोनार्च नेटवर्क कैपिटल लिमिटेड is a provider of the financial service and the pure stock broking, primary market operations, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड इससे सारी कामकाज करती है एक एनबीएफसी, और जो कि खास के ब्रोकिंग कंपनी कामकाज करती है फाइनेंशियल सर्विस। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था बिजनेस क्या करती है, ये स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड कामकाज करती है, इससे होने वाली प्रॉफिट नुकसान के बारे में जानेंगे। दूसरा एस्पेक्ट को देखा जाए तो उसको कहते हैं ट्रेंड। बेसिकली इसको आमतौर की भाषा में टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, और मैं यहाँ पे क्लियरली कहता हूँ मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ। इसे ओनली फॉर द ट्रेंड जानने की प्रयास करता हूँ। आखिर ट्रेंड क्या कहता है, क्या ट्रेंड रिवेन्यू के बेसिस पे लगातार जंप करती है या रिवर्सल तो नहीं है, और स्टॉक की जो रिएक्शंस हैं उस हिसाब से क्या करती है, स्टॉक का रिएक्शंस के बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। इसके लेटेस्ट और होता है जिसका नाम है सेंटिमेंटल, और ये हर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि पल पल की होती है, जहां से इस मार्केट को क्या सकता है, या तो मार्केट को या बिजनेस को इम्पैक्ट डाल सकता है, कर सकता है। तो चलिए हम जानने के प्रयास करते हैं। फंडामेंटल में पहला एस्पेक्ट है बुक वैल्यू, वो कहता है 102 रुपए का। 102 रुपए का बुक वैल्यू इंटरेस्टिंग वैल्यू के बारे में कहती है करीब करीब 1200 रुपए के आसपास कहती है। अर्थात इसके हिसाब से देखा है तो कितना गुना बढ़ चुका है ये, तो सीधे सीधे देखे तो 12 गुना क्या हुआ, 12 गुना क्या है, ज्यादा है क्या, इंट्रेंसिक वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न, उसका नाम है, किसी स्टॉक को समझने के लिए कहते हैं जो स्टॉक का पी क्या कहता है। तो स्टॉक का पी एक आकलन देता है किसके बेसिस पे, जो कंपनी का फिलहाल जो प्राइस है वो प्रॉफिट के बेसिस पे कितना जंप किया हुआ है। तो वो कहती है इनका अर्निंग पर शेयर 43 रुपये 20 पैसे का आती है। अर्थात जो पॉकेट में पड़े पैसे हैं जिसका वैल्यूशन केवल फेस वैल्यू 10 रुपए की है, वो अर्निंग कितना करके देता है, 4 गुना करके देता है। मैं अराउंड ऑफ लेता हूँ हमेशा, 4 गुना करके देती है। ठीक है, और इसके बेसिस पे ये ये 4 गुना जो दिया, इसके हिसाब से ये देखा गया कि मार्केट कितना गुना बढ़ा है, 14 गुना इंक्रीज किया, जो कि इंडस्ट्रियल की पी से क्या कहता है, करीब करीब थोड़ा सा डाउन है। यदि इंडस्ट्रियल के पी कहता है 15.20 का, तो स्टॉक का पी कहता है 14.20 का, अर्थात एक का कंप्लीट गैप है। अर्थात कितना गैप है, नियर अबाउट 10% मान लेता हूँ, नियर अबाउट 10% का गैप यहाँ बनता है। यदि 10% का गैप यहाँ बनता है तो मार्केट 10% तो जंप करना चाहिए ना। और मार्केट यदि 10% जंप करती है तो कहाँ जाके खड़ी होगी, 6114, इससे ज़्यादा 700 के आसपास मैं मान लेता हूँ, नियर अबाउट 700 के आसपास जाना चाहिए। क्या ये जा सकता है, तो ऑब्वियसली जा सकता है, लेकिन इसके पीछे और भी कुछ कहानियां हैं जो उसको समझना जरूरी है। दूसरा पहलू क्या है, दूसरा पहलू देखा जाता है स्टॉक का पी क्या कहता है, सॉरी पी के बाद डेट टू रेशियो क्या कहता है।
डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में कहते हैं 0.33 का है, जबकि करंट रेशियो उससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव है 1.65 का है। और ये जरूर चेक करना जरूरी है, इसको कहते हैं डीप एनालिसिस करना जरूरी है, कि इसकी डिपेंडेंसी बनती है यहाँ से। हो सकता है कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट्स यहाँ पे जो सेल्स किया है वो डेटर्स रिसीवेबल पड़ा होगा, और वो कहाँ पे इम्पैक्ट डालता है, प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस में, ईपीएस में। तो ये एक समरी डेटा है कि इसको बैलेंस शीट और पीएल को लेकर के। चलिए अगले कदम पे, अगला कदम हिसाब से देखा जाए तो क्या कहती है, नियरली कहती है इसका 10 गुना बढ़ चुकी है क्या, बुक वैल्यू, अर्थात बुक में कुछ वेटेज है तब तो 10 गुना बढ़ा है ना, 10 गुना बढ़ा है, इसका 10 गुना कितना होता है, 1,000 रुपये के आसपास। और हमने इस आंकड़े से निकाला था कितना जब जाएगा, 700 के आसपास, अर्थात 700 से लेकर 1,000 तक का आंकड़ा देखने को मिलता है इसके हिसाब से, जो कि फिलहाल अभी कितना बढ़ा है, 6 गुना बढ़ा है, और 4 गुना और बढ़ना बाकी है। तो इसके हिसाब से 4 गुना और बढ़ती है तो कहाँ जाएगा, किसके हिसाब से बढ़ेगी, इसके हिसाब से बढ़ेगी, तो 6 4 10 1,000 के आसपास निकलती है। अब आते हैं इसमें एक डिमेरिट है, डिमेरिट कह सकते हैं या फिर अच्छी बात कह सकते हैं, ये कि नहीं कह सकते, ये तो डेटा एक्चुअल होगा देखा जाएगा। आरओसी कहते हैं 51.50% का, आरओसी कहते हैं 43% का, और जहां प्रमोटर के पास 56% की होल्डिंग है, उस 56% होल्डिंग में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग का केवल 3.5% के आसपास का नियर क्या किया है, प्लेज किया हुआ है। अब आते हैं अगले पड़ाव, और ये पड़ाव में एक चीज और आकलन करके देखना जरूरी है, क्योंकि ये 700, 1000 और इंटरेस्टिंग वैल्यू कहता है कितना, 1100-1200 के आसपास। इन तीनों को आप एवरेज करके देखिए, और एवरेज करने के बाद जो वैल्यूशन निकलता है तो उसके आसपास ये खड़ी हो सकती है। उससे देखा जाए तो कितना कहता है, 17 और 12 कितना होता है, 2900। 2900 को क्या करना है, 2900 को डिवाइड करना है 3 से, तो क्या निकल के आती है, नियरली 1000। तो नियरली 1000 के आसपास तो स्टॉक प्राइस आ सकती है। अब आते हैं अगले कदम, इसका नाम है नंबर ऑफ शेयर होल्डर। वहां पे कहते हैं करीब 3,39,00,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। इनकी तादाद की बात करूंगा, जहां पे इंटरेस्टेड शेयर होल्डर की बात करने वाला हूं, जहां पे इसने शेयर होने के बाद केवल और केवल कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, 8,000 से 9,000। 9,000 शेयर होल्डर हैं यहाँ पे, 9K का शेयर होल्डर है 23 जून तक के डेटा में। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बात करेंगे कंप्लीट स्टडी की विदाउट कोई रिकमेंडेशन को लेकर के, जहां पे हम फंडामेंटली के हर एक एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे, चाहे वो उसका बैलेंस शीट पीयर में डीप एनालिसिस की बात ही क्यों ना हो, जो डेटा निकल के आती है उसके बेसिस पे। चलिए पीयर्स में उन्होंने कहा कि इनके पास और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मोतीलाल ओसवाल ऐसे हैं, नोवामा है, एंजल्स वन है, प्रोडेंट कैप कॉर्पोरेशन है, ये सारा कंपनी है। इनको सबसे निचले पैदान पर रखा गया क्योंकि इनका क्या है, मार्केट कैप काफी कम है। जबकि डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है तो सबसे ज्यादा किसके पास है, आईसीआईसी और इसके पास है। इनके पास की तादाद जो है काफी कम है, और एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। अगले कदम पे चलते हैं जिसका नाम है क्वार्टरली डेटा को समझना। समझने के बाद बात ये है, क्वार्टरली डेटा में कंपनी का क्या निकल के आती है। जून तक का रिजल्ट आ चुका, तो जून तक के रिजल्ट में कंपनी का मॉडल क्या निकला, तो मॉडल ये निकलता है जो जून तक में लगातार देखेंगे जंप करती है। मार्च में थोड़ा सा पीटा था, लेकिन वायो वाई में आप देखेंगे तो कहती है कितना, 200% का जंप करती है। आकलन देखिए, वायो वाई में 200% की जंप करती है, और क्यू में कितना परसेंट की जंप करती है, नियरली देखा गया कि 16 करोड़ के आसपास का यहाँ पे जंप निकल के आती है। 7 19 14 नियरली 20% के आसपास देखने को मिल सकती है क्यू के हिसाब से। अब इसका प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में क्या कहती है, उसके बारे में कहती है कंपनी जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कब कहाँ पे कमाती है, अभी कमाई है वो 40 करोड़ के आसपास है। और लगातार क्या थी, देखिए 39 करोड़ लगातार, मतलब इसको कह सकते हैं टॉप ऑफ द क्वार्टर, मतलब कामकाज करती नजर आती है। इसके अगले कदम पे देखा जाए तो कहती है ईयरली बेसिस में क्या कहना चाहती है, उसमें देखें तो कंपनी के बारे में कहती है कि लगातार क्या हो रही है, इनकी रेवेन्यू बिल्डअप हो रही है, लगातार बिल्डअप हो रही है। चाहे वाई वाई में देखें तो कितना लगातार बिल्डअप होती नजर आती है, 162 करोड़ से 271 करोड़ पर जाती है। प्रॉफिट के बेसिस में कहती है 123 करोड़ तक, और लास्ट 12 महीने में 146 करोड़ तक का जंप किया है। मतलब यहाँ पे
ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से देखें, वाई ओ वाई प्रॉफिटेबल पार्ट्स भी देखें तो लगातार क्या होती है, 5 गुने के आसपास, नियरली 4.5 गुना मान लेते हैं, 4.5x के हिसाब से जंप करती नजर आती है 23-24। अब इसमें एक एंगल को देखने का प्रयास करेंगे जो कि हम रिकंसिलेशन करेंगे, किसको किसको लेकर के, अभी फिलहाल करेंगे बैलेंस शीट और पीएल को लेकर, वो क्या कहना चाहता है। देखिए बैलेंस शीट पीएल में देखा जाए कि बोरोइंग्स के पार्ट को लेकर क्या कहती है, तो कहती है उसने बोरोइंग्स के पार्ट को काफी ज्यादा ले लिया, यहाँ पे 24 में बोरोइंग्स काफी ज्यादा इन्होंने इंक्लूड किया। जब इन्होंने इंक्लूड किया तो इनका कहाँ गया, पैसा कहाँ गया, तो कहते हैं अदर एसेट्स में क्या पड़ा हुआ है, कहते हैं अदर में कैश इनके पास सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है। चलिए अच्छी बात है। तो उसके बाद जो ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं वो करते 83 करोड़ के आसपास, और 83 करोड़ का पैसा इनके पास कब आता है, 4 महीने में। आकलन करना, 83 करोड़ का पैसा आता है 4 महीने में, और प्रॉफिट कितना था, 123 करोड़ का। प्रॉफिट मार्जिन कितनी थी, वो जरा मार्जिन माइनस करके देखिए। प्रॉफिट मार्जिन थी 271 करोड़ से नियरली 40% के आसपास की मार्जिन थी। तो 40% के आसपास मार्जिन देखा जाए तो 9 चौक 36, अर्थात इसमें से 36 और 30 माइनस कर दिया तभी मार्केट 90 करोड़ के आसपास की इसकी बस्ती नजर आती है, यदि बैड डेट्स भी हो जाए तो। बैड डेट्स का परसेंटेज क्या होता है, नॉर्मली 10 से 12%। कई बार कुछ अच्छी डेटा नहीं आती है, तो देखा जा तो इसमें क्या कहती है, यहाँ पे पीयर्स को कंपेयर करते हैं, इसके पीयर्स में कौन कौन सी कंपनी आती, कहती है 5 पैसा है, एम के है, दलाल, चाहे स्टैंड लोन डेटा हो या कंसुलेट डेटा में देखा जाए तो कहती है एम के है, दलाल है, आदित्य बिरला है, ये सब कंपनी इनके लिस्ट में आती है। चलिए अगले कदम पे जहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को चर्चा की उससे पहले एक नज़र डालेंगे कहाँ पे, सेंटीमेंटल की तरफ, जहाँ पे फाइलिंग अपडेट के बारे में देखेंगे। तो एक तो रिजल्ट की पार्ट उन्होंने दिया था, रिकॉर्ड डेट की बात उन्होंने किया था, रिकॉर्ड डेट के बाद उन्होंने क्या किया था, किस चीज़ की रिकॉर्ड की डेट बात करती है उस पर एक नज़र डालते हैं और चलते हैं इसके डेट को लेकर के। रिकॉर्ड डेट किस बात का लेकर के, कहते हैं डिविडेंड को लेकर के, एजीएम को लेकर के। एजीएम को लेकर कहा कंपनी ने, जब हम अपनी रिकॉर्ड डेट फाइनल किए हैं, 2 अगस्त का टाइम है इनका, वो एक डेट निकल के आती है एजीएम को लेकर के। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी कहती है नियरली करीब करीब 56% के आसपास किसकी होल्डिंग है, प्रमोटर की। रेस्ट 44% होल्डिंग करती है पब्लिक के पास। आपस में तालमेल क्या था, क्योंकि तालमेल की हमने बात किया था कि यहाँ पे इतना नंबर सब शेयर होल्डर के बाद भी केवल 9,000 लोग शेयर होल्डर के तौर पे हैं। उसमें तादाद क्या कहती है, कहती है वैभव जयंती लाल शाह, ये बेसिकली गुजरात बेस्ड की कंपनियां हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए एफ आई और डी आई की तादाद में, तो यहाँ पे पब्लिक की तादाद देखने को मिला है। और पब्लिक की तादाद में देखने को क्या मिलता है, बड़े बड़े सबके पास 4-4 % की होल्डिंग है। एक्चुअल में रिटेल के पास नहीं है, लगता है कि रिटेल में इनके पास, रिटेल में देखने को नहीं मिलता है। और रिटेल की तादाद यहाँ पे कहती है कंपनी को लेकर के, रिटेल क्या करती है इस कंपनी को लेकर के, तो रिटेल की तादाद कहती है केवल 8% के आसपास रिटेल है, इन्होंने 2 लाख से कम के इन्वेस्टेड करके रखे हुए हैं। अर्थात ज़्यादातर ज़्यादा क्या है, कॉर्पोरेट और बाकी सारे बड़े बिग बुल्स यहाँ पे बैठे हुए नजर आते हैं। जहाँ पे चार्ट में लगातार हमने देखा कि चार्ट में एक बिल्डअप होती नजर आती है। ट्रेंड की बात करें तो 6 महीने की ट्रेंडिंग में फिर दोबारा रिवर्सल आने की चांस ज़्यादा बनती है। 1 महीने में रिवर्सल बन चुका है, लगातार बिल्डअप होती नजर आती है। और कुछ और बात करते हैं कंपनी को लेकर के, तो एक नज़र डालेंगे इसको लेकर के, डिविडेंड्स और बाकी पार्ट को लेकर के क्या कहना चाहती है कंपनी का, कुछ डिविडेंड को पार्ट करके, जो कि एनएससी पे, सॉरी बीएससी पे एक अच्छा डेटा निकल के आती है एक साथ में। इसमें देखा जाए क्या कहती है इसके बारे में, तो देखने को ये मिलती है, जो कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी ने कहा है, जो हम 2/8 को फाइनल डिविडेंड देने वाले हैं, 1 रुपये का, 1 रुपये का डिविडेंड देंगे, जो बहुत बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद इसका रिजल्ट का पार्ट जो अपडेट हुआ था, इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन, तो पीयर्स में इनके पास कहते हैं कि मोतीलाल ओसवाल्स हैं, शेयर्स इंडिया है, गोजीत हैं, जो कि इनके सेम्स कैटेगरी में फॉल करती नज़र आती है।
इनके सेगमेंट वाइज में कुछ ऐसा डेटा आता तो हो सकता है कि बेहतर हो सकता था। हम सेगमेंट वाइज डिटेल को देखें, कुछ है कहते हैं सेगमेंट वाइज डिटेल तो है। जून 24 तक का सेगमेंट वाइज डिटेल अपडेट हो चुका है। सेगमेंट वाइज डिटेल में कंपनी कहती है जो हमारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से है, कहती है फीस एंड कमीशन इनकम सबसे ज़्यादा किस पे है, फीस एंड कमीशन इनकम पे आती है। दूसरा इंटरेस्ट इनकम आती है। तीसरा नेट गेन लॉस इन द वैल्यू चार्ज की बात करती है। एसेट्स मैनेजमेंट सर्विस की बात सबसे कम करके नजर आती है, 3 करोड़ के आसपास देखने को मिलती नजर आती है। एसेट्स मैनेजमेंट की बात हो, ये सब कुछ करती नहीं है। फीस एंड कमीशन इनकम की बात करती है। रिजल्ट की बात करती है तो सबसे ज़्यादा जो कमीशन पैसा इनका प्रॉफिटेबिलिटी बनी वो है आप कितना 53 करोड़ के आसपास, जो कि फीस एंड कमीशन से बनती है। और रेस्ट जो बनती है वो अदर अदर सेक्टर से इनकी पैसे बनती नजर आती है। हमने समझने का प्रयास किया इस स्टॉक को लेकर के जिसका नाम था आज मोनार्च नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।